हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। ये है क्लास 6 हिंदी पेडागोजी का सीटेट के लिए। क्लास 5 तक ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है एंड प्रीवियस ईयर भी मैंने कराया है, तो आप जाकर के मेरे वीडियोस को देख सकते हैं एंड अपनी हिंदी पेडागोजी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये क्लास 6 है, अभी आपका 2 से 3 क्लास और चलेगा, इसके बाद आपकी हिंदी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज जिस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे वो है आपका मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण या अध्यापन, जिसको हम इंग्लिश में अवेलुएशन एंड रेमेडियल टीचिंग भी कहते हैं। तो ये मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, इस पर ये जो टॉपिक है हिंदी पेडागोजी का, इसको पूरा हम कवर करेंगे। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा और आप मेरे वीडियोस को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने हिंदी पेडागोजी का अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, आप वहां जाके देख सकते हैं, आपको वीडियोस में भी इजीली मिल जाएगा। और जो प्रीवियस ईयर के प्लेलिस्ट हैं वो अलग से हैं और हिंदी पेडागोजी का जो प्लेलिस्ट है वो अलग है। ठीक है, तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अवेलुएशन, जिसको हम मूल्यांकन बोलते हैं, ये होती क्या है। मूल्यांकन क्या होता है? किसी भी वस्तु के जब हम गुण और दोष का आकलन करते हैं तो उसको हम कहते हैं मूल्यांकन। आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। किसी भी वस्तु के गुण दोष का आकलन जो है करना, वो क्या होता है? मूल्यांकन होता है। गुण और दोष दोनों चीजों को आप बताएंगे। जैसे एक बच्चा है, तो उस बच्चे को जब आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, उस बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उस मूल्यांकन में बच्चे का सब कुछ आ जाता है, उसकी पढ़ाई से लेके उसके खेल कूद तक, और उसका बिहेवियर कैसा है, और वो समाज में कैसे खुद को रखता है, और वो उसकी सोचने की जो क्षमताएं हैं वो कैसी हैं। तो ओवरऑल सब कुछ हम मूल्यांकन में देखते हैं कि उसकी क्वालिटीज क्या है उस बच्चे की, और उसमें पॉजिटिव चीजें कौन सी हैं, बच्चे की निगेटिव थॉट उसमें कौन से हैं। तो हर एक चीज का हम उस पर ध्यान रखते हैं, तो उसको हम मूल्यांकन कहते हैं। मूल्य धन अंकन यानी कि मूल्यांकन। तो एक तरीके से अगर हम ये समझे तो मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। ठीक है, आपने मापन सुना होगा और आकलन, इन दो चीजों को हम समझते हैं कि मापन क्या होता है और आकलन क्या होता है, तो आपको मूल्यांकन समझने में काफी इजी होगा। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम मापन की बात करें, मैं आपको एक छोटे से डायग्राम से समझाती हूँ। ठीक है, ये है आपका इसमें मापन। ये म काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये है आकलन। ठीक, मापन धन आकलन। मूल्यांकन। ओके, ठीक है, आप देख पा रहे हो मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। यहाँ पे आपको मापन दिख रहा है। मापन क्या होता है और आकलन क्या होता है, इसको हम समझेंगे तो हमें मूल्यांकन समझने में काफी आसानी होगी। मापन जो है वो है आपका मेजरमेंट, मतलब जिसको आप माप सकते हैं, जिसकी आप नाप ले सकते हैं, वो आपका मापन है। और आकलन मतलब आकलन में हम ये देखते हैं कि बच्चे ने कैसे सीखा, कितना सीखा, और वो कैसे सीखेगा। इन सब चीजों का हम ध्यान आकलन में रखते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये सारी चीजें हम देखते हैं एक साथ, वो आपका मूल्यांकन हो जाता है। मापन क्या हुआ? मेजरमेंट, जिसको आप माप सकते हैं। जैसे आप हाइट को माप सकते हैं,
वेट को माप सकते हैं, और जो बच्चे के जैसे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आता है तो उसमें मार्क्स आते हैं कि वो 60% पाया है, वो 90% पाया है। तो ये क्या है, ये मापन है, क्योंकि आप उन अंकों को माप सकते हैं प्रॉपर, वो आपको समझ में आता है कि 60% पाया है इसने 70% पाया है। ठीक, तो जितनी भी चीजें आप मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो आपका मापन होता है। आकलन जो होता है कि बच्चा कैसे सीखेगा, कैसे सीख रहा है, इन चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं बच्चे में, वो आपका आकलन होता है, जिसको हम असेसमेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आकलन को हम असेसमेंट बोलते हैं। और जब इन दोनों चीजों को हम देखते हैं तो आपका मूल्यांकन है। मूल्यांकन में सब कुछ आएगा। मूल्यांकन में आपका मापन भी आएगा, मतलब आप मूल्यांकन में माप भी सकते हैं और प्लस बच्चे का आकलन भी कर सकते हैं। ये दोनों चीजें कर सकते हैं आप मूल्यांकन में। इसलिए मूल्यांकन का जो क्षेत्र है वो मापन और आकलन से काफी बड़ा है, क्योंकि मापन एक अलग चीज हो गई, आकलन एक अलग चीज हो गया, लेकिन मूल्यांकन में क्या है, ये दोनों चीजें हैं। तो जब ये दोनों चीजें जिसमें हैं तो उसका क्षेत्र तो बड़ा होगा ही। आगे हम और अच्छे से समझते हैं। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। तो मापन और मूल्यांकन का अंतर हम यहाँ पे समझेंगे। मापन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है आपका मापन और ये है आपका मूल्यांकन। ओके, तो मापन क्या है, इसमें गुण की मात्रा ज्ञात की जाती है। इसमें गुण की मात्रा ज्ञात की जाती है। मात्रा मतलब मेजरमेंट, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, मतलब उसकी कितनी मात्रा है, इस चीज का पता लगा सकते हैं मापन में। लेकिन जबकि मूल्यांकन में गुण उपयुक्त है अथवा नहीं, ये जो नहीं है वो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो मापन में क्या है, गुण की मात्रा का पता चलता है, लेकिन मूल्यांकन में गुण उपयुक्त है अथवा नहीं ये पता चलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका क्षेत्र बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसकी ये मेजरमेंट बता रहा है, सिर्फ इसकी मात्रा को बता रहा है, जबकि यहाँ पे वो गुण जो है वो सही है, मतलब उपयुक्त है या नहीं, इसके बारे में वो प्रॉपर चीजों को बता रहा है। सेकेंड है, इसका संबंध कितनी मात्रा से है, कि उसकी मात्रा कितनी है, ये भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि उसकी मात्रा कितनी, हम इजीली बता सकते हैं। लेकिन इसका संबंध कितना अच्छा है, इससे होता है कि वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है, ठीक है, कितना औसत है, इन चीजों का हम पता लगाते हैं। और मापन क्या है, अंक प्रदान करता है। मैंने बोला आपको कि इसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ये अंक बता सकता है। ठीक है, कि जैसे बच्चे ने हिंदी में या मैथ्स में 100 में से 90 नंबर पाए हैं या 75 मार्क्स उसके आए, तो वो मेजरमेंट है, वो एक अंक है जिसको आप बता सकते हैं। लेकिन इसका क्या है, ये मूल्य को निर्धारित करता है, मतलब वैल्यू को निर्धारित करता है। इसका क्षेत्र संकुचित है, इसका क्षेत्र संकुचित है क्योंकि ये सिर्फ मात्रा को बता रहा है। लेकिन इसका क्षेत्र व्यापक है, क्योंकि इसमें आपका मापन ये मात्रा को भी बता रहा है प्लस आकलन को भी बता रहा है। कौन, मूल्यांकन। मूल्यांकन में ओवरऑल सब चीजें आती हैं। ठीक है, जैसे आपका मूल्यांकन में आपका फीडबैक भी आ जाएगा, और बच्चे का प्रोसेस कितना हुआ है, उसकी प्रगति कितनी हुई है, ये चीज भी आपको बताएगा। बच्चे का डेवलपमेंट कितना बाकी है, कितना हुआ है, मतलब ओवरऑल हर एक चीज आपको मूल्यांकन में देखने को मिलती है। ठीक है, यह मूल्यांकन से पहले होता है। आपका जो मापन है वो मूल्यांकन से पहले होता है और ये मूल्यांकन के बाद होता है। मतलब पहले आपका मापन होगा, उसके बाद आपका मूल्यांकन होगा। आप किसी भी बच्चे का अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो कैसे करेंगे, उसका कुछ तो बेस होना चाहिए। मूल्यांकन, आपने किसी बच्चे को देखा, आपके सामने कोई बच्चा बैठा है, और क्या आप उसको देख के उसका मूल्यांकन कर सकते हैं? आप किसी को देख के उसका मूल्यांकन तो कर नहीं सकते। जब आप बच्चे के साथ टाइम बिताएंगे, उस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा खेल रहा है, उसको देख रहे हैं, आप उसको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, वो किस तरीके से उसको कर रहा है उसको देख रहे हैं। बच्चा जब आप कक्षा में बातचीत कर रहा है अपने दोस्तों के साथ या फिर आपके साथ, वो दूसरों के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, जब सब कुछ आप बच्चे का देखते हैं, उसके बाद आप बच्चे का मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे में क्या गुण है, क्या दोष है,
बच्चा किस चीज़ में बेहतर कर सकता है या किस चीज़ में बेहतर नहीं कर सकता है, इस चीज़ को जानने के लिए आपको उस बच्चे के साथ टाइम बिताना और रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो मूल्यांकन होता है वो इसीलिए एक उसका जो प्रोसेस होता है वो लेंदी होता है, एक लॉन्ग उसका प्रोसेस होता है। जैसे मापन इसलिए पहले होता है कि बच्चे बच्चे का आपने मापन किया, जैसे बच्चे का आपने टेस्ट लिया या फिर किसी भी तरीके के आपने बच्चे को कोई भी काम दे दिया, ठीक। बच्चे ने जब उस काम को किया तो आप उस काम के आधार पर बच्चे का एक मूल्यांकन कर सकते हैं कि हाँ ये बच्चा मतलब किस चीज में अभी ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे वो बच्चा, आप बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होंगे, उसको जानेंगे, तो आप फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। इसलिए मापन पहले होता है, उसके बाद मूल्यांकन होता है। दूसरी चीज कि आकलन और मूल्यांकन वैसे सेम ही होते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो उद्देश्य है आकलन और मूल्यांकन का, वो यही है कि आप बच्चे के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है, कि बच्चे की रुचि किसमें है इसके बारे में हम जानते हैं, बच्चे की अभिव्यक्ति के बारे में, बच्चे की क्षमता के बारे में हम पता लगाते हैं, किसमें, आकलन और मूल्यांकन दोनों में। इसमें फर्क इतना है कि जो आकलन है उसका जो क्षेत्र है वो सीमित है, मतलब वो उसका क्षेत्र छोटा है क्योंकि उसमें सिर्फ आकलन है। लेकिन मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है क्योंकि उसमें मापन भी ऐड है। ओवरऑल मतलब सब कुछ कर करके हम बच्चे का मूल्यांकन निकालते हैं, इसलिए मूल्यांकन जो है उसका क्षेत्र व्यापक होता है। तो मापन और मूल्यांकन में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। जैसे आप किसी बच्चे का एग्जाम लिए, ठीक है, आपने किसी बच्चे का टेस्ट लिया, बच्चे को आप असाइनमेंट भी देते रहते हैं बीच बीच में, बच्चा असाइनमेंट करके आ रहा है, आप बच्चे को होमवर्क देते हैं, और भी चीजें चार्ट बनाने को देते हैं, मतलब असाइनमेंट में तो बहुत कुछ आ जाता है। तो ये सब कुछ जब बच्चा करके आता है तो आप इस आधार पे भी बताते हैं ना कि हाँ ये बच्चा ड्राइंग में ज्यादा अच्छा है, ये मैथ्स में ज्यादा अच्छा है। तो वो क्या है, वो एक तरीके का मूल्यांकन ही है जो आप बच्चे का कर रहे हैं। आपने बच्चे का एग्जाम लिया और बच्चे ने उस एग्जाम में जितना अंक पाया, जैसे वो चाहे 50% पा रहा है या फिर 60% पा रहा है, तो वो जो अंक है वो उसका मापन है, मेजरमेंट है जिसको आप कर सकते हैं। लेकिन उसी अंक के आधार पे जब आप बच्चे का देखते हैं कि बच्चा मैथ्स में ज्यादा अच्छा कर पा रहा है, बच्चा हिंदी में ज्यादा अच्छा कर पा रहा है, बच्चा हिस्ट्री में ज्यादा अच्छा कर पा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है ऐसा बच्चे का जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो उस अंक के आधार पे भी आप बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था। मूल्यांकन की प्रक्रिया में 3 उद्देश्य होते हैं। एक होता है आपका शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। मतलब आप जब मूल्यांकन करते हैं बच्चे का तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहला जो उसका स्टेप होता है वो होता है शिक्षण उद्देश्य, क्योंकि बिना उद्देश्य के तो आप कुछ पढ़ा ही नहीं सकते। बिना वो बनना है हमें, जैसे डॉक्टर बनना है, हमें टीचर बनना है, हमारा एक उद्देश्य है, इसके बाद हम पढ़ाई करते हैं उस हिसाब से जो चीज जो हम बनना चाहते हैं, ठीक है। तो शिक्षण के उद्देश्य में क्या है कि शिक्षण जो है वो बिना उद्देश्य का नहीं हो सकता। शिक्षण जब भी हम करते हैं, टीचिंग जब भी हम करते हैं, हम पढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य लेकर के हम पढ़ते हैं कि हाँ हमें ये चीजें करनी है, ठीक है। एक टीचर जब अगर बच्चे को पढ़ा रहा है तो बिना उद्देश्य का तो वो पढ़ाएगा नहीं, कि टीचर का कोई उद्देश्य ही नहीं है उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का, उस लेसन को पढ़ाने का, तो पढ़ाने का फिर कोई मतलब नहीं होता है। तो सबसे पहले है कि शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। सेकेंड है सीखने से उत्पन्न अनुभव, क्योंकि जब हम सीखते हैं तभी हमें अनुभव प्राप्त होता है, ठीक है। हम जब सीखेंगे हमें अनुभव कहाँ से मिलता है, हमें कोई अगर बता दे कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें करने से ऐसे ऐसे होता है, हाँ हमें उसको सुन करके समझ करके एक ज्ञान मिल सकता है, एक मोटिवेशन मिल सकता है। लेकिन जो अनुभव होता है वो जब तक हम उस काम को खुद नहीं करेंगे, हम जब तक उस चीज को खुद नहीं सीखेंगे, तब तक हमें अनुभव उस चीज के बारे में नहीं होता है, ठीक है। तो सीखने से उत्पन्न अनुभव। और थर्ड है आपका व्यवहार में परिवर्तन। और जब हमें अनुभव होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा, हमारा बिहेवियर चेंज होगा। जैसे जैसे हम सीखेंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम सीखेंगे और हमें अनुभव होता जाएगा, उस हिसाब से हमारा व्यवहार जो है वो
चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड फोर्थ टॉपिक पे, जो है मूल्यांकन का उद्देश्य। कि हम मूल्यांकन अगर कर रहे हैं किसी बच्चे का तो उसका उद्देश्य तो होना चाहिए। मतलब हम बिना उद्देश्य का कैसे मूल्यांकन करेंगे? हम बच्चे का मूल्यांकन बस ऐਵੇਂ ही कर रहे हैं, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, उसका तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, इसलिए हम मूल्यांकन कर रहे हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे सबसे है छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना। छात्रों की उपलब्धि के बारे में पता लगाने के लिए हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि वो बच्चा अभी कितना उसने अचीव किया है, अभी कितना उसको करना बाकी है, ठीक है, वो कैसे कर रहा है, इन सब चीज़ों का हम पता लगाते हैं। सेकेंड है छात्रों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का पता लगाना, कि छात्रों का जो व्यवहार है उसमें किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके का परिवर्तन आ रहा है एक बच्चे में, इसको जानने के लिए भी हम मूल्यांकन करते हैं। मैंने बताया ना कि मूल्यांकन ओवरऑल मतलब सब चीज़ों में आपका मूल्यांकन होता है। जैसे आपको बच्चे की, छात्रों की योग्यता जानने के लिए आवश्यकता और उसकी रुचि है, किस किस चीज़ में उसकी रुचि है, इन सब का पता लगाने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, फिर छात्रों की कठिनाई, बच्चे को किस चीज़ में कठिनाई हो रही है, वो क्यों बच्चा विफल हो रहा है, मतलब सफल क्यों नहीं हो पा रहा है बच्चा, उसकी विफलता का कारण क्या है, इसको जानने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। कठिन उद्देश्यों की जानकारी एंड अध्यापक को योजना बनाने में सहायक तथा अध्यापन को प्रभावशाली बनाने में। जब हम बच्चे के बारे में चीज़ों को समझेंगे कि उसकी रुचि क्या है, उसकी योग्यता क्या है, वो किस चीज़ में अच्छा है, किस चीज़ में नहीं अच्छा है, तो ये सब जानने के बाद ही हम एक योजना तैयार करेंगे कि अब हमें बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है। कक्षा में जाने से पहले एक योजना तैयार करते हैं कि आज हम बच्चे को इस तरीके से पढ़ाएंगे। तो उससे पहले हमें कक्षा में सारे बच्चे जितने हैं उन सारे बच्चों को समझना होगा, फिर उसके हिसाब से हम योजना बनाएंगे। तो अध्ययन और अध्यापन मतलब जो हमारा, जैसे हम बच्चों को पढ़ाएंगे उसको हम प्रभावशाली बनाएंगे। इसलिए हमें मूल्यांकन ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना मूल्यांकन किए हम बच्चों को, मतलब बच्चे को, कौन से बच्चे को कैसे समझ में आएगा, ये चीज़ें हमें मूल्यांकन से ही पता चलेगी। ठीक है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे से। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। सतत क्या है? सतत मतलब आपका जो निरंतर, निरंतर निरंतर क्या होता है, मतलब सतत मूल्यांकन क्या होता है, जो निरंतर चलती रहती है, जो मूल्यांकन हम लगातार करते हैं, निरंतर करते रहते हैं, उसको हम सतत मूल्यांकन कहते हैं। जैसे आप सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है हर 6 महीने पे, तो हम हर 6 महीने पे क्या कर रहे हैं, बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं कि उसने, मतलब हमने पढ़ाया, जैसे 5 लेसन तक हमने पढ़ाया, उसके बाद हमने बच्चे का एग्जाम लिया कि बच्चे, मैंने जो पढ़ाया उसमें से बच्चे ने कितना समझा। ठीक है, इसके बाद आपका हर 1 साल पे पेपर होता है, तो हर 1 वर्ष बाद आपका मूल्यांकन हो रहा है। ठीक है, हर 1 महीने पे आपका टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है, वो क्या है, हर 1 महीने पे आपका मूल्यांकन हो रहा है। आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है, आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आपको कुछ और चीज़ें दी जा रही हैं करने के लिए गेम्स में। तो हर एक चीज़ में क्या है, आपको हर 6 महीने पे मूल्यांकन हो रहा है। या आप 1 साल के एग्जाम की बात करें तो हर ईयर आपका मूल्यांकन हो रहा है, हर 1 महीने पे हो रहा है। या हम बात करें तो हर दिन हो रहा है। जैसे हर दिन मतलब आप पीटी में जाते हैं तो बच्चा खेल रहा है, उसमें हम बच्चों को देख रहे हैं। बच्चा कक्षा में कैसे बात कर रहा है उसको हम देख रहे हैं। बच्चे ने असाइनमेंट कैसे तैयार किया है उसको हम देख रहे हैं। बच्चा होमवर्क कैसे कर रहा है, मतलब बच्चे को पता भी नहीं चलता, लेकिन उसका मूल्यांकन जो है वो लगातार, और एक तरीके से बात करें तो निरंतर उसका मूल्यांकन चलता रहता है। तो इसी मूल्यांकन को हम कहते हैं सतत मूल्यांकन, जो लगातार चलता है, निरंतर चलता है। ठीक है, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? व्यापक मूल्यांकन में हम बच्चे के क्रियात्मक, उसके संज्ञानात्मक और उसके भावात्मक, मतलब उसके संपूर्ण पक्षों का अध्ययन करते हैं। व्यापक जैसा आपको नाम से लग रहा होगा, संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन करते हैं हम, बच्चे के सामाजिक से, बच्चे के नैतिक से, बच्चे के
सामवेगिक से, ठीक है, और बच्चे के मानसिक से। तो हर एक चीज का हम मूल्यांकन करते हैं कि बच्चा समाज में कैसे है, बच्चा नैतिक रूप से कैसे है, बच्चा मानसिक रूप से कैसे है, इन सारी चीजों का मूल्यांकन करते हैं। तो इन सारी चीजों का मूल्यांकन करने के लिए हमें सतत मूल्यांकन तो करना पड़ेगा। जब हम बच्चे का सतत मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद हमें उस बच्चे के व्यापक मूल्यांकन करने में आसानी होगी, ठीक है। तो जो निरंतर और लगातार मूल्यांकन होता रहता है वो आपका सतत मूल्यांकन है, और जो काफी व्यापक स्तर पे होता है बच्चे के संज्ञान से, उसके शारीरिक से, उसके मानसिक से, उसके सामाजिक से, उसके नैतिक से, इन सारे पक्षों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो आपका व्यापक मूल्यांकन में आता है, ठीक है। फिर है आपका टॉपिक निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। ये क्या होता है, निदानात्मक क्या होता है और उपचारात्मक क्या होता है। निदानात्मक का अर्थ होता है मूल कारण जानना, ठीक है, मूल मूल कारण जानना, मतलब कि हमें उस चीज का पता लगाना है जिस वजह से उस बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उसका मूल कारण क्या है, इस चीज का हमें पता लगाना है। और जब हम उस चीज का पता लगा लेंगे, हमें प्रॉब्लम पता चलेगी कि उसका मूल रीजन क्या है जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सुझाव देंगे, उपचारात्मक सुझाव। ठीक, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि कोई रोगी है, ठीक है, वो डॉक्टर के पास गया और उसको नहीं पता कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो जब वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर सबसे पहले उसका चेकअप करेंगे। उसने डॉक्टर को बताई कि उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर उसकी बीमारी को पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इसको बीमारी कौन सी है। तो डॉक्टर ने टेस्ट लिखा, उसका चेकअप किया, ठीक है। तो चेकअप करने के बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर को ये पता चला कि इसको बीमारी कौन सी है या किस वजह से ये परेशान है। मतलब डॉक्टर ने उसका मूल कारण जाना रोगी का, कि उसको दिक्कत किस वजह से है। इसी को हम निदानात्मक बोलते हैं, मूल कारण जाना कि प्रॉब्लम किस वजह से, उस प्रॉब्लम को डॉक्टर ने जाना। अब उस प्रॉब्लम को जानने के बाद डॉक्टर को पता चल गया, जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हैं कि डॉक्टर को पता चला कि इसको जो है टाइफाइड हुआ है, जिस तरह से उसने बताया, डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो उन्हें पता चला कि इनको टाइफाइड हुआ है, ओके। तो जो टाइफाइड, मूल कारण क्या है उसका, टाइफाइड है, ठीक है। अब टाइफाइड जानने के बाद डॉक्टर ने क्या किया, उसका इलाज बताया, उसका उपचार बताया कि आपको ये बीमारी है और इसका उपचार क्या है वो डॉक्टर ने बताया। तो जो उपचार बताया वो है उपचारात्मक शिक्षण, और जो रोग जाना वो है आपका निदानात्मक, ठीक है। जैसे इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं बच्चे पे, कि बच्चे को, जैसे कोई बच्चा है वो कक्षा में लगातार फेल हो रहा है, ठीक है, या वो पढ़ने में मतलब अच्छा नहीं कर पा रहा है वो बच्चा, तो सबसे पहले टीचर ये जानेगा कि बच्चा ये फेल क्यों हो रहा है बार बार, मतलब क्यों ये पढ़ने में कमजोर है, कुछ तो इसका रीजन होगा। तो सबसे पहले उस मूल कारण को जानना कि किस वजह से ये फेल हो रहा है, वो है आपका निदानात्मक। अब टीचर को पता चल गया कि किस वजह से फेल हो रहा है, तो टीचर ने उसका उपचार निकाला। जब समस्या पता होगी उसके बाद ही तो हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो टीचर ने फिर उसका उपचार निकाला, तो वो है उपचारात्मक शिक्षण, मतलब मूल कारण जानना, फिर उसके हिसाब से उसका सुझाव निकालना, ठीक है। तो ये है आपका मूल कारण जानना, निदानात्मक। फिर मूल कारण जानने के बाद उसका इलाज करना, वो है आपका उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। काफी इजी है ये, इसको आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, ये चीजें मैंने आपको बताई कि जो निरंतर मूल्यांकन होता है उसको हम सतत बोलते हैं, और व्यापक मतलब उसके ओवरऑल चीजों पे हम, कि उसका सामाजिक में कैसा है, नैतिक कैसा है, क्रियात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, मतलब काफी व्यापक स्तर पे हम उसका मूल्यांकन करते हैं। तो इसका महत्व क्या है इसको हम समझते हैं, ठीक है।
सबसे पहले है बच्चे के विकास के सभी पहलुओं का पता लगाना, कि जब हम बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं तो उसका महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, कि हम बच्चे के विकास के सभी पहलुओं का पता लगाते हैं। अध्यापक को योजना बनाने में सहायक, इसमें अध्यापक को योजना बनाने में सहायता मिलती है। छात्रों की कमजोरी, योग्यताओं आदि का पता लगाने में, ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का महत्व तो होता है यही कि जब हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं लगातार और व्यापक स्तर पे, तो हम बच्चे की कमजोरियों का पता लगा सकते हैं, उसकी योग्यताओं का पता लगा सकते हैं और उसकी कमजोरी को पहचान करके हम उसका निदान कर सकते हैं। हम जब उसकी कमजोरी को समझेंगे उसके बाद भी हम समझेंगे ना कि अब हमें बच्चे की इस कमजोरी को कैसे दूर करना है। बच्चे के सर्वांगीण यानी शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास पे बल देता है और शिक्षार्थियों की समस्याओं का समाधान इससे किया जाता है। तो ये काफी इजी है आपको ये समझने में कि मूल्यांकन जब हम करेंगे तो ही हम बच्चे की इन सारी चीजों को ध्यान में रख पाएंगे कि बच्चे को क्या समस्या है, इसका कैसे समाधान करना है, अब कैसे योजना बनाना है पढ़ने के लिए बच्चे के लिए, और हम उसकी कमजोरी का पहचान करके उसका निदान करेंगे। मतलब बच्चे के सर्वांगीण विकास पे बल देते हैं कि उसका सब कुछ हम एक डेवलप कर सकें बच्चे का बेहतर, इसके लिए हमें मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक। इसकी कुछ तकनीक है, जैसे पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साक्षात्कार, निरीक्षण, दत्तकार, चेक लिस्ट, पोर्टफोलियो एंड परीक्षण। इसके बारे में हम एक एक आराम से समझेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। साक्षात्कार क्या होता है? इंटरव्यू होता है, आपने इंटरव्यू देखे होंगे बहुत सारे, तो वो क्या होता है? साक्षात्कार होता है। मतलब आप उसके थ्रू भी बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है ये साक्षात्कार, इसके थ्रू भी बच्चे का मूल्यांकन होता है। जैसे इंटरव्यू होता है, बच्चे से हमने सवाल पूछा, मौखिक प्रश्न पूछे, तो बच्चा क्या होता है उसमें बात करता है, जैसे हम पूछ रहे हैं बच्चा उसमें बताता है, तो उससे भी हम बच्चे का मूल्यांकन कर पाते हैं, ठीक है। साक्षात्कार में निरीक्षण है आपका अवलोकन, मतलब हम बच्चे को ये देखते हैं कि बच्चा, मतलब निरीक्षण करते हैं कि बच्चा कार्य को कैसे करता है, बच्चा कितना एक्टिव है चीजों को करने के लिए, या हम बच्चे को असाइनमेंट दे दें, बच्चा उसको करके आए तो हमें वो देख के लगता है कि हाँ बच्चा मतलब किस तरीके से कार्य कर रहा है, तो हम बच्चे का निरीक्षण करते हैं, तो उसी निरीक्षण के थ्रू हम बच्चे का मूल्यांकन कर पाते हैं। तीसरा है आपका दत्तकार। दत्तकार मतलब जैसे आपने बच्चे को होमवर्क दिया, उसके थ्रू भी हम बच्चे का मूल्यांकन हो पाता है। चेक लिस्ट, हमने ये देखा कि हाँ बच्चे ने अभी तक कौन कौन सी चीजें बच्चे ने कंप्लीट कर ली है, हाँ ये भी कर लिया है, ये कर लिया है, ये नहीं कर लिया है, ठीक है, ऐसे करते हैं हम। पोर्टफोलियो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम हर बार एक नंबर में तो आपको देता ही है, 1 से 2 नंबर में पोर्टफोलियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये एक, आप मानिए एक रजिस्टर है, ठीक है, और पोर्टफोलियो में क्या होता है कि किसी बच्चे का, जैसे कोई बच्चा है उसके बारे में हम सब कुछ इस रजिस्टर में लिखे होते हैं, ठीक है। वो एक क्रमिक ब्यौरा होता है, क्रमिक प्रगति का एक ब्यौरा होता है, बच्चे के प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इसमें लिखा होता है, ठीक है। जैसे बच्चे का मार्क्स कितना आया, बच्चे के टेक्स्ट में कितने नंबर आए, और बच्चे ने कौन से गेम में कितना अच्छा प्रदर्शन किया, बच्चे का कक्षा में अपने दोस्तों के साथ कैसा बिहेवियर है, और टीचर के साथ कैसा है, और बच्चा स्कूल में कैसा परफॉर्म कर रहा है, और वो मानसिक रूप से कैसा है, वो सामाजिक रूप से कैसा है, उसकी नैतिकता कैसी है, मतलब ओवरऑल सब कुछ इस बच्चे का इसमें लिखा हुआ है। आप आराम से इसको, टीचर क्या करते हैं कि इसके आधार पे हमें ये पता चलता है कि हाँ बच्चे में कितना प्रोसेस हुआ है और कितना करना बाकी है। एक बोल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप बच्चे का सब कुछ लिखा है। अब इतनी मोटे रजिस्टर में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 2 पेज लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे की ओवरऑल हर एक चीज का एक ब्यौरा इसमें दिया जाता है, और पेरेंट्स को भी ये रजिस्टर दिया जाता है कि आप देख लीजिए आपके बच्चे का कितना प्रोसेस है हर एक फील्ड में, ठीक है। तो वो होता है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक रजिस्टर जैसा होता है जिसमें बच्चे के बारे में हर एक चीज उसमें लिखी होती है,
और वो पेरेंट्स भी उसको देख के इजीली समझ पाते हैं, उस हिसाब से वो घर पर भी बच्चों को वो चीज़ें सिखाते हैं जो बच्चों को नहीं आ रही, बच्चों को जो दिक्कत हो रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है, मतलब एक बच्चे का आप समझ लीजिए एक पूरा ब्यौरा ही है कि आप फिर उसको उसको खुद नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं, उतनी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं, ठीक है? क्योंकि उनका जो अवलोकन है वो होता रहता है, उन्हें पता भी नहीं चलता कि टीचर उनका निरीक्षण कर रहा होता है, ठीक है? वो आता है आपका पोर्टफोलियो। इस पे जैसे एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, ठीक है? इसमें मैं आगे आपको जब प्रीवियस ईयर कराऊंगी, इसके बाद इस क्लास के बाद मेरा प्रीवियस ईयर का क्लास आएगा, वो आप ज़रूर करिएगा। तो मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है अपने वीडियोस में, सिर्फ उसी का मैंने क्वेश्चन निकाल करके प्रीवियस ईयर का 30 क्वेश्चन मैंने बनाया है, उससे बाहर नहीं है। मैं जो लेसन पढ़ाती हूँ, जैसे मैंने 1 2 3 लेसन पढ़ाया, तो मैंने उन तीनों लेसन को मिला करके 30 नंबर का एक प्रीवियस ईयर तैयार किया। फिर मैं ये मेरा 6 क्लास है, फिर मैंने 3 क्लास पढ़ाया और इसके बाद मैं फिर से इसका प्रीवियस ईयर लेकर के आऊंगी। तो आप ये जब तीनों क्लास देख लेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर करने में काफ़ी इजी होगा और आपको समझ में आएगा, ठीक है? फिर है आपका परीक्षण। परीक्षण करके मतलब हम जांच सकते हैं बच्चे के बारे में कि बच्चे को क्या समस्या है, परीक्षण करके। फिर है आपका परीक्षण। परीक्षण करके हम जांच सकते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? बच्चे को क्या समस्या है, ये हम परीक्षण करके पता लगा सकते हैं। फिर है आपका प्रश्नों के प्रकार, और ये लास्ट है फिर अच्छे परीक्षण की विशेषता। तो प्रश्नों के प्रकार की बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ क्या होता है? जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आपने देखा होगा एक क्वेश्चन पूछा गया और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, तो वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो होते हैं वस्तुनिष्ठ। जो यस या नो वाले होते हैं या एमसीक्यू जो होते हैं क्वेश्चन, वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, ठीक है? अति लघुत्तरी प्रश्न, ये क्या होता है? ये आपका शॉर्ट होता है, मतलब वेरी शॉर्ट। जो 1 वर्ड वाले आते हैं, 1 वर्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके होते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न, जिसमें आपको एक 1 वर्ड लिखना होता है। जैसे आपने लिखा कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो वो ये 1 वर्ड है, आपने लिखा रांची, ठीक है? अति लघु उत्तरी। इसके बाद है आपका लघु उत्तरी, जिसमें वेरी शॉर्ट आपको बोला जाता है कि आप 25 शब्दों में लिखो, या ठीक है 25 वर्ड में आप लिखो, तो ये वेरी शॉर्ट होते हैं आंसर इसके। और निबंधनात्मक या दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्या होते हैं? जिसमें 2 से 3 पेज आप लिखते हैं, एक निबंध के रूप में आप लिख रहे होते हैं। तो निबंध 2 से तो 3 लाइन में होगा नहीं, वो 1 पेज में भी हो सकता है, 2 पेज में भी हो सकता है, ठीक है? वो होते हैं आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न। लास्ट है आपका अच्छे परीक्षण की विशेषताएं, मतलब कोई परीक्षण अच्छा है या नहीं, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। विश्वसनीयता क्या होती है? कि हम किसी टेस्ट को चाहे जितनी बार भी करें, उसका रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने किया तो अलग रिजल्ट आएगा या दूसरे टीचर ने किया तो अलग रिजल्ट आएगा, नहीं। आप उसका चाहे जितनी बार भी टेस्ट कर लो, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या है? वो सेम आता है। वो है आपकी विश्व। सेकेंड है आपका वस्तुनिष्ठ, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ओके, ये क्या होता है? इसमें जो रिजल्ट होते हैं ना, जो आपके परिणाम होते हैं, उस परिणाम पे व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता। उसका जो परिणाम होगा, ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान का उस आंसर पे उस परिणाम पे कोई प्रभाव पड़ेगा। व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि जैसे आपका जो एस या नो वाले आंसर होते हैं, या जैसे एमसीक्यू वाले आंसर्स होते हैं, तो उस पे ऐसा नहीं है कि मैं अगर उसको चेक करूंगी तो मैं कुछ और आंसर बताऊंगी, दूसरा टीचर चेक करेगा तो वो कुछ और आंसर बताएगा। जैसे कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो जब मैं इस चीज को चेक करूंगी तो मैं भी पटना वाले ऑप्शंस पे ही राइट करूंगी, और जो दूसरा टीचर है वो भी पटना वाले आंसर्स पे ही राइट करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और राजधानी बताऊंगी और वो कुछ और बताएंगी। तो ऐसे परिणाम जिस पर व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है, वो आपका होता है वस्तुनिष्ठ, ठीक है? थर्ड है आपका वैधता। वैधता क्या होती है? वैलिडिटी।
मतलब कि जिसका मापन करने के लिए जो परीक्षण बनाया गया है वो उसी चीज का मापन करे। जैसे कि सीटेट के एग्जाम में आपको सिलेबस दिया गया है, ठीक है, कि आपको क्या क्या चीजें, एक टीचर बनने के लिए जितना एक सिलेबस है आपका वही आएगा। ऐसा नहीं है कि वो फिर आपसे आईआईटी का क्वेश्चन उठा के दे देगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। वो उसी चीज का परीक्षण कर रहा है जो चीज आप बनना चाह रहे हैं, ठीक है। जिस चीज के लिए वो परीक्षण बनाया गया है वो उसी चीज के लिए सिर्फ होगा। जैसे अगर हम बच्चे के गणितीय योग्यता का आकलन करना चाहते हैं, किसी बच्चे के हम गणितीय योग्यता का आकलन करना चाहते हैं, तो हम जो उसके लिए परीक्षण तैयार करेंगे वो बच्चे की गणितीय योग्यता का ही आकलन करेगा। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे के हिंदी योग्यता का आकलन करने लगे। तो हम जो एक परीक्षण तैयार करेंगे वो उसी बेस पे ही तैयार करेंगे कि बच्चे के बारे में पता लगे कि गणित के क्षेत्र में इसकी मतलब ये कितना अच्छा कर सकता है या फिर ये बच्चा कैसा है उसमें, ठीक है। वो है आपकी वैधता। फोर्थ है आपका विभेदीकरण। विभेदीकरण मतलब कि हम ऐसा परीक्षण जो बच्चे को उसके व्यवहारिकता से जोड़ सके, ठीक है, ऐसा परीक्षण जो बच्चे को व्यवहारिकता से जोड़ सके। फोर्थ एंड लास्ट है आपका मानक। मानक मतलब आपका मानकता। ये क्या होता है कि हर एक परीक्षण का एक मानक तय होता है, एक स्टैंडर्ड तय होता है, ठीक है। जैसे आपका सीटेट का एग्जाम होता है तो उसका एक मानक है। कोई भी एग्जाम हो रहा है, कोई भी परीक्षण हो रहा है, उसका एक मानक है कि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो काफी इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो औसत होंगे, कुछ थोड़े से उससे ज्यादा होंगे, कुछ थोड़े से बहुत हार्ड होंगे। तो ऐसा एक मानक तैयार किया जाता है परीक्षण को करने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको ऑप्शन ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। आपको कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि कौन सी चीज़ों को मैं अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ या ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो मैं पढ़ाते टाइम कर रही हूँ। तो आप जब मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं उसको सुधार पाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते।